चलो, आधुनिक भारत में अब जो अपना एक टॉपिक रह रहा है, जो आपकी आखिरी यूनिट है, स्वतंत्रता के बाद का भारत, जिसमें वर्ष 1947 से लेकर 1964 तक की घटनाएं हमको पढ़नी है, और उससे आगे की घटनाएं जितनी भी है वो हम जब पॉलिटिकल साइंस में प्रधानमंत्री वाला जब चैप्टर कभी पढ़ेंगे तब हम वो वाला चैप्टर वहां डिस्कस कर लेंगे, वो वाली चैप्टर जो है हम वहां बात कर लेंगे, है ना। लेकिन आपको वो चीज समझने से पहले आपको भारतीय रियासतों का एकीकरण या उनका विलय वाला जो चैप्टर है वो बढ़िया से आना चाहिए वहां तक पहुंचने से पहले, क्योंकि वहां तक पहुंचेंगे तब तक तो हम वहां तक पहुंचेंगे तब हम राज्यों के बारे में अलग अलग तो नहीं पढ़ेंगे। तो पहले राज्य हमारे एक हो जाएंगे, जब हम विलय कर लेंगे तभी तो हम उसके बाद आगे की बातें पढ़ेंगे, है ना। तो भारतीय रियासतों का एकीकरण वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर अपने को पढ़ना है, ठीक है। अब सुनो, इधर दो तीन बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में आपको पता होना आवश्यक है। कौन कौन सी है वो बातें अभी नहीं लिखना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ आधा पौन घंटा मुझे सुनना है ढंग से, अब नहीं लिखना है। अब सारे टॉपिक जो हैं वो समझने वाले आएंगे। ये एक टॉपिक था बीच में जो रट्टे मारे जैसा था, ठीक है, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। बाकी राष्ट्रीय आंदोलन भी समझना था, क्रांतिकारी आंदोलन भी समझना था, 1857 की क्रांति भी समझनी थी। ये थोड़ा सा रट्टा वट्टा मार लेना इसका, ये वापस आ गया नया टॉपिक, बढ़िया टॉपिक जो समझना था। मुंडा बराबर चलना चाहिए अपना, ठीक है, आपको ये टॉपिक समझ में आना चाहिए। चलो अब देखो, इधर भारतीय रियासतों के मैं एकीकरण की बात कर रहा हूं। आप मुझे एक चीज का जवाब दो, आप मुझे एक चीज का जवाब दो, जब 1947 में हम आजाद हुए, क्या नाम मैडम? अरे आपका पूछ रहा हूं जी, नाम दिव्या जी। हाँ, इतना क्यों तनाव लिया, बताएं कि नहीं बताएं, कि सोच रहे हैं कि, या सरोजनी नायडू बताने की इच्छा हो रही थी, है ना? ना, चलिए 1947 में जब हम आजाद हुए, सुनिएगा जब हम 1947 में आजाद हुए, भारत में कितने प्रकार के क्षेत्र थे, ये बताओ मुझे। जब हम 1947 में आजाद हुए तो भारत में कितने प्रकार के क्षेत्र थे? अच्छा, अलग अलग होती है क्या रियासतें और रजवाड़े? हैं, रियासतें और ठिकाने। कौन से? दारू के? अच्छा यूं, अरे अलग चीज है यार, अलग चीज है। अब सुनो, इधर काम की बातें सुन लो। कौन बोला सर? हाँ, तो ये मजे ले रहा है क्या? हाँ, और मैं ही मिला तेरे को? अरे कैसे? हाँ भाई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 हटा दिया है, जिसका मतलब ये नहीं है यार, कम से कम थोड़ा ध्यान रखो यार। ये पढ़ना, नवतेज सिंह जौहर वाला केस, ये सेक्शन 377 में बहुत काम आएगा आपके। नवतेज सिंह जौहर वाला केस है ना, याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो पुट्टा स्वामी वाला केस फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है ना, ये ध्यान रखना। नवतेज सिंह जौहर वाला केस बढ़िया केस है। देखो सुनो और समझो इसको थोड़ा सा, है ना। मैं बात करता हूं 1947 की, ठीक है, माफ करें थोड़ा सा 46, समझना।
इस समय भारत की स्थिति ये थी 1946 में भारत में मोटे मोटे तौर पर 3 प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे। बताया था मैंने आपको कितने प्रकार के? 3 प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे। एक तो ध्यान रखना आपको, भारत में एक तो आपको ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए ये बड़े बड़े एरिया में आपको बता देता हूं, ठीक है। एक तो हुआ करते थे ये ब्रिटिश प्रांत, क्या हुआ करते थे? ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, जो अंग्रेजों के अधीन आते थे। प्रांत, प्रांत का मतलब क्या है? राज्य, ठीक है। एक तो ये वाला एरिया। एक क्या हुआ करता था? तो एक आपको ध्यान रखना है, इसी में हुआ करती थी रियासतें। क्या हुआ करती थी? रियासतें। जो रियासतें तो स्थानीय शासकों के अधीन आती थी, वो रियासतें तो अंग्रेजों के अधीन नहीं आती थी, है ना। एक एरिया हुआ करता था जिन्हें हम क्या कहते थे? जिन्हें हम कहते थे देसी रियासतें। 2 हो गई। एक हुआ करता था इनमें कमिश्नरी प्रदेश। क्या हुआ करते थे? कमिश्नरी प्रदेश, जैसे दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग, है ना। 4 ये क्या है? तो ये क्या है? तो ये ध्यान रखना, कमिश्नरी प्रदेश। अब इनको थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से मैं समझाता हूं आपको, जो अपने काम के हैं ना। सुनना इधर, देखना। कमिश्नरी प्रदेश को आप समझने के लिए समझ लें, आज की स्थिति के अकॉर्डिंग केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, ये अपनी यूटी है, ठीक है। ये जो ब्रिटिश प्रांत हैं, प्रोविंसेस जितने भी हैं, इनको आप समझ लें आज के तरीके में ये स्टेट है। देसी रियासतें आज है ही नहीं, ठीक है। अब सुनो इधर, 1946 में ये वाली स्थिति थी, ठीक है। और 1946 में देसी रियासतों की संख्या हुआ करती थी 565। कितनी रियासतें थी? 565। अब क्या हुआ? वर्ष 1947 में हमको आजादी मिल गई। आजादी मिल गई 1947 में। 1947 में हमको मिल जाती है आजादी, समझना। 1947 में हमको क्या मिल जाती? आजादी। अब देखो, आजादी मिल गई तो मुझे बताओ, ये वाला जो एरिया है, मान लीजिए मैं इधर थोड़ा सा इसको समझने के लिए और बना देता हूं आप लोगों के लिए ऐसे ही, ठीक है। मुझे बताइए, 1947 में हमको आजादी मिल गई, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, या फिर ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया इधर वाला और ये वाला एरिया इधर वाला 1947 के बाद किधर चला गया? पाकिस्तान में चला गया ना। तो जब मैं 1947 की बात करूं तो 1947 में भारत की स्थिति क्या थी, है ना। 1947 की स्थिति को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं ये छोटा सा नक्शा बना देता हूं इधर, ताकि समझने में आपको थोड़ी सहूलियत रहेगी। देखो इधर, ठीक है, समझो। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया कहलाया क्या? पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। ये वाला एरिया क्या कहलाया? पश्चिमी पाकिस्तान। मैंने बताया था ना, आजादी के बाद 2 पाकिस्तान हुए थे, एक पूर्व और एक पश्चिम। ये वाला एरिया है पश्चिमी पाकिस्तान और ये वाला एरिया है पूर्वी पाकिस्तान, ठीक बात। अब मुझे बताओ, इस तरफ की जो रियासतें होगी, है ना, सोच समझ कर जवाब देना, 1 करोड़ का प्रश्न है। इस तरफ की जो रियासतें होगी या फिर इस तरफ की जो रियासतें होगी, वो रियासतें, पहली बात तो उन रियासतों के बारे में सोचना है आपको, ठीक है। दूसरी बात, इस तरफ वाले जो राज्य होंगे, ब्रिटिश प्रोविंसेस की बात कर रहा हूं, अंग्रेजों के अधीन जो क्षेत्र थे उनकी बात कर रहा हूं, यानी इन एरिया वाली, है ना। एक आपको उनके बारे में सोचना है। 2 बातें हो गई, एक तो रियासतों के बारे में सोचना है, ठीक है, एक आपको सोचना है ब्रिटिश प्रांतों के बारे में, और एक आपको सोचना है कमिश्नरी प्रदेश के बारे में, जिनकी संख्या कितनी हुआ करती थी? 4।
4 उनकी संख्या हुआ करती थी। 4 कौन सी है तो मैं लिख देता हूं, देखो, अजमेर मेरवाड़ा यानी ए, बलूच, आवाज नहीं करिए प्लीज, बी, कुर्ग सी, दिल्ली डी, यानी ए बी सी डी 4 कमिश्नरी प्रदेश थे। इन कमिश्नरी प्रदेश के बारे में आपको ध्यान रखना है। यह 1947 की घटना है। अब मुझे बताओ 1946 में स्थिति ऐसी थी, 1947 में स्थिति कैसी होगी? 46 वाली स्थिति पूरी क्लियर है, 46 वाली जो मैंने बताई, तो मुझे बताइए 47 वाली स्थिति क्या होगी? निखिल, क्या होगी 47 वाली स्थिति? क्या नाम आपका निखिल है ना? हाँ, 47 की स्थिति क्या होगी? बीच में नहीं बोलेगा कोई भी प्लीज। मिस रेणुका, 47 में क्या कंडीशन रहेगी? चाय कैसी बढ़िया थी? आपको चाय पीने में लगे हैं पूरे 33 मिनट। घर जाके पी के आए क्या? हैं? बातें कम किया करो रे, बाहर बैठ के चाय पी के आ जाया करो तुरंत। हैं? रोटी वोटी खा के आए क्या वहां पे? हाँ, भूख भी लग जाती रे भाई, जरूरी भी है। हाँ, दूर से भी आते हैं यार, फिर भूख भी लग जाती है, खाना भी चाहिए। क्यों उन्नति जी, है ना? हाँ, कौन बताएगा मुझे? एक बार हाथ खड़ा करो आपके अलावा। हाँ, आप बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ देसी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत जो है वो पाकिस्तान में चले गए ना। प्रांतों को फिलहाल नहीं छेड़ते हैं, पहले देसी रियासतों की बात करते हैं, क्योंकि यह चीज बिल्कुल क्लियर है। सेपरेशन के समय प्रांत जो रेड क्लिफ लाइन के उधर थे पाकिस्तान चले गए, जो रेड क्लिफ लाइन के इधर थे वो भारत में रह गए। ठीक है, उनमें इतना ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत हुआ रियासतों को मर्ज करने में, है ना। इसीलिए हमारे काम की क्या है? रियासतें। क्योंकि लड़ता कौन है? जो ताकतवर होता है, और ताकतवर तो राजा ही थे उस समय, है कि नहीं? प्रांत तो बोले डाले थे जो जिनको मिला लिया इन्होंने, जिधर मिलना चाहे उधर। ठीक है, अब सुनो, टोटल रियासतों की संख्या कितनी थी? 565। 565 में से 13 रियासतें पाकिस्तान में चली गई। कितनी चली गई? 13। मैं ओवरऑल लिख रहा हूं ना। 13 रियासतें एकीकरण के समय पाकिस्तान, माफ करें, विभाजन के समय पाकिस्तान में चली गई। नंबर 1 बात। तो रियासतों की संख्या कितनी हो गई? क्यों हुई? क्लियर है ना? अभी बताऊंगा मैं, उसके आगे एक रीजन और भी है, वो भी बताऊंगा। किसी ने 562 भी पढ़ी है क्या? अरे किसी ने 562 भी पढ़ी है क्या रियासतें? हाथ खड़ा करो किसने पढ़ी है। आप इस पढ़ते हैं इसका मतलब, अच्छा आपने भी पढ़ी। विपुल, विपुल नाम है? हाँ, तो फिर पूछा तो नहीं, मेरे को तो नहीं कहा सर मैंने तो 62 पढ़ी है, हैं? फिर मेरे को तो नहीं पूछा आपने, पूछना चाहिए ना। 3 पढ़ी, जो उनका क्या करूं? अच्छा, उनको जोड़ेंगे तो 562 और उनको घटा देंगे तो 559। अच्छा, 65 जोड़ेंगे तो, अच्छा ये वाला फिगर क्या है, अभी इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, 552 क्यों हुई ये तो क्लियर है, 13 उधर चली गई। एक तो मसला ये हुआ, एक मसला और क्या हुआ, 4 कमिश्नरी प्रदेश थे, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, दिल्ली और कुर्ग, 4 थे। इनमें से कौन सा एरिया पाकिस्तान चला गया? बलूचिस्तान चला गया, याद रखिएगा। तो एक कमिश्नरी प्रदेश बलूचिस्तान चला गया, मतलब एक कमिश्नरी प्रदेश बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, प्रांत तो बड़ा एरिया है, उसकी बात ही नहीं करेंगे। अब समझो, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, अब जो बचा है ये क्या है?
भारत। जब हमको आजादी मिली तब दो प्रकार के क्षेत्र भारत में बच रहे थे। दो प्रकार के, कौन कौन से? सबसे पहला ब्रिटिश प्रोविंसेस, अंग्रेजों के अधीन भारतीय प्रांत, जो अंग्रेजों के अधीन थे, जितने भी प्रांत थे, राज्य थे वो, और एक प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतें, दो ही थी। और देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? 52, और ब्रिटिश प्रांत। अब सुनिए इधर, ब्रिटिश प्रांतों को भारत में मिला लिया गया। भाई इनके पास तो जाने का कोई रास्ता था ही नहीं, है ना, क्योंकि रेड क्लिफ लाइन के इस तरफ वाला एरिया पाकिस्तान है, इस तरफ वाला एरिया भारत है, तो ये वाले क्षेत्र तो यहीं रहेंगे। रियासतों के पास ये अधिकार था कि वो भारत में रहना चाहें या पाकिस्तान में जाना चाहें या स्वतंत्र रहना चाहें। ठीक बात। आपने पढ़ा होगा राजस्थान में भी 4 रियासतें इन शर्तों को पूरा करा करती थी, है ना। हाँ, जो जाना चाहती थी, पढ़ा होगा। जैसे जोधपुर वाले पाकिस्तान जाना चाहते थे, मेवाड़ वाले अलग रहना चाहते थे, है ना। बता ही दिया होगा आपको राजस्थान में जब पढ़ाया होगा सर ने। ठीक है, देखिए सुनिए, अब भारत में 552 रियासतें थी। इनके पास तो बेचारों के पास कोई रास्ता था नहीं, इनको तो इन्होंने भारत में मिला लिया। बची क्या? रियासतें, क्योंकि रियासतों के पास 3 ऑप्शन दिए, पाकिस्तान में चले जाओ, भारत में रह जाओ, या फिर स्वतंत्र रह जाओ। लेकिन इनको भारत में मिलाना ही था, क्योंकि जो पाकिस्तान में जाने वाली थी वो 13 ऑलरेडी जा चुकी थी ना। तो आजादी के बाद अब ये पता था इनको, भारतीयों को, कि अब अगर किसी को छूट दे दी तो ये फिर हर समय के लिए भारत में बार बार समस्या उत्पन्न करेंगे, इसलिए इनको भारत में मिलाना पड़ेगा। ऐसे काम चलेगा नहीं, राजा महाराजाओं को काबू करना पड़ेगा। बात आई, क्या किया जाए? तो एक विभाग बनाया जाए, रियासती विभाग बनाया जाए। इन रियासतों को भारत में मिलाने के लिए क्या बनाया? तो आपको ध्यान देना है, एक किसका गठन करना पड़ा? रियासती विभाग का। एक रियासती विभाग का गठन करना पड़ा। जून 1947 पढ़ा होगा। हालांकि यह विभाग आजादी से पहले ही बना लिया गया, आजादी बाद में मिली, क्योंकि यह बात जानते थे कि एक बार आजादी मिल जाएगी, ये लोग बाद में फिर फड़फड़ करेंगे, इधर उधर भागना चाहेंगे। इसलिए पहले बनाओ, पहले इनको बताओ तुमको ये करना और तुमको ये नहीं करना। तो जून 1947 में एक विभाग बना दिया गया, रियासती विभाग। बात आई कि भाई भारत के आंतरिक मामलों में वर्चस्व किसका बढ़िया है। भारत में 2 प्रकार की स्थिति थी, भारत में 2 प्रकार के नेता थे। एक वो नेता जो दिखने में सबसे बड़े थे, विश्व के पटल पर उनकी छवि बहुत बढ़िया थी। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी भारत में स्थिति बहुत खराब थी, जिनको भारत में कोई पसंद नहीं करता था। एक वो व्यक्ति जिसे भारत में लोग यूं पलकों पर बिठाकर रखते थे, लेकिन विश्व के पटल पर उसकी छवि बहुत कमजोर थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात आई कि रियासतों को एक करने में सबसे बड़ी भूमिका कौन निभा सकता है, तो कहा कि भाई जो उस समय के हमारे गृह मंत्री थे, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको इस रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती विभाग का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और एक को सचिव बनाया गया, और वो कौन थे? वापुला पंगुनी मेनन, वीपी मेनन। वीपी मेनन को सचिव बनाया गया। मेहनत की इन्होंने। और 2 प्रकार के एग्रीमेंट बनाए, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 2 प्रकार के इन्होंने एग्रीमेंट बनाए और ले जाकर दिए सभी रियासतों के सामने कि ये लो कागज है, 2 है, तुम्हारी मर्जी है जिस पर साइन कर दो। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, 2 प्रकार के एग्रीमेंट थे, 2 प्रकार के कागज थे।
स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन आपके विदेशी बाह्य व्यापार और रक्षा यानी डिफेंस वो भारत सरकार संभालेगी, बाकी आप फ्री रहो। ठीक बात। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पूरे ही भारत सरकार में मिल जाओ, आपका हर काम भारत सरकार देखेगी। तो दो प्रकार के मामले हो गए, एक तो आंतरिक मामले तुम्हारी मर्जी आए जो करो, बाहर के मामले भारत सरकार देखेगी। तुम कह दो मैं तो मर्जी आए जिस राजा से संधि करूं, तो ऐसा नहीं, वो मामले एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगी, लेकिन इंटरनल मामलों में आप फ्री रहोगे। ठीक बात। और एक था कोई फ्री व्री नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, ऐसा का ऐसा भारत में मिल जाओ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मामला ठीक था, दो मामले थे, दोनों में से किसी एक कागज पर साइन करना था। और आप लोगों ने पढ़ा होगा बांसवाड़ा के क्या नाम, चंद्र सिंह जी कहां के थे, चंद्रवीर सिंह जी थे बांसवाड़ा के, उन्होंने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं, पढ़ा होगा। एक्चुअली वो यही था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कि भाई राजस्थान में मिलना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है, जाने देंगे नहीं आपको, इसीलिए। और उन्होंने कहा अब तो स्टैंड स्टील नहीं है, अब तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, कुछ भी करो मिलना ही है, और भारत सरकार में ही मिलना है, ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे राजाओं की स्थिति डामाडोल हो गई, जिन लोगों ने, जिनके पुरखों ने क्रांति में संघर्ष किया, जिन्होंने शुरू से राजा रईसी देखिए, उनको अगर आप एकदम से लोकतंत्र में लाना चाहोगे तो यह बड़ा मुश्किल सी बात है। अगर आप जंगली शेर को पिंजरे में डालना चाहते हो तो जंगली शेर एकदम से पिंजरे के लायक बनेगा नहीं, उसको धीरे धीरे बनाना पड़ेगा। पहले चुनाव में कांग्रेस ने यही गलती की। 1952 में जब राजस्थान में चुनाव हुआ पहली बार, कांग्रेस को लगा यार क्या है, जमींदारी उन्मूलन है, इसके लिए उन्होंने जितने भी राजपूत राजा थे उनसे दुश्मनी ली। 1952 के चुनाव हुए, जितने भी बड़े बड़े लोग राजस्थान में खड़े हुए सबकी जमानतें जब्त हो गई। यहां तक कि 1952 में राजस्थान के चुनाव हुए, उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, वो खुद दो जगह से खड़े हुए, दोनों जगह से आ रहे। तो उस समय राजा महाराजा बड़े एकदम विकराल रूप में थे। और आप लोग जानते हैं एकीकरण 1956 में हुआ है कि नहीं, तब तक तो जंगली शेर जंगली होता है। उन रियासतों को एक करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सरदार पटेल और वीपी मेनन ने। लेकिन इन्होंने आजादी के कुछ समय तक आते आते, बाद में 1948 के इर्द गिर्द आते आते 552 में से 549 का एकीकरण कर लिया। कितने का? 552 में से 549 का तो एकीकरण कर पाए। ये 3 रह गई रियासतें। 552 थी भाई, 565 थी, 13 पाकिस्तान चली गई, बची 552। 552 में से 549 का एकीकरण कर लिया, बची कितनी? 3 का एकीकरण पटेल साहब कर नहीं पाए। हालांकि पटेल साहब उस समय करना भी नहीं चाह रहे थे, मैं बताऊंगा भी आपको एक एक चीज। और वो 3 कौन कौन सी थी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, यही है 3। तो ये 3 रियासतें तो ये थी जिनका एकीकरण नहीं कर पाए। इसके अलावा 2 क्षेत्र और थे। एक, ये जो मैंने आपको भारत बताया है, देखो इधर क्या लिखा है? ब्रिटिश प्रोविंसेस। इधर क्या लिखा है? ब्रिटिश प्रोविंसेस। लेकिन भारत में जब हमको आजादी मिली, भारत केवल अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, भारत पुर्तगालियों का भी गुलाम था, भारत फ्रांसीसियों का भी गुलाम था। जैसे आपने देखा होगा माहे, करिकाल, चंद्रनगर, ये फ्रांसीसियों की बस्तियां हुआ करती थी। हमको आजादी अंग्रेजों ने दी, फ्रांस वाले तो नहीं गए हमको छोड़कर। अभी तो हमको फ्रांसीसियों से अपना एरिया लेना था। उसके बाद पुर्तगाली नहीं गए जिनका गोवा पर कब्जा था, अभी तो हमको गोवा वगैरह का एरिया लेना था। तो 3 रियासतें तो ये। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ना, फ्रेंच बस्तियां जो थी, फ्रेंच कॉलोनीज जो थी, अभी तक वो बाकी थी हमारी। और जो पोर्तुगीज के पास जो हमारी कॉलोनीज थी, पुर्तगालियों के पास, अभी हमको वो भी लेनी बाकी थी।
इसका मतलब अभी तक हमको 3 प्रकार के क्षेत्रों को भारत में मिलाना बाकी था। पहले प्रकार की तो ये 3 बड़ी रियासतें जो कि एकीकरण में ये मिला नहीं पाए, दूसरा पुर्तगालियों के अधीन भारतीय क्षेत्र, और तीसरा फ्रांसीसियों के अधीन भारतीय क्षेत्र। बाकी बचा हुआ जितना भी भारत था उन सभी का इन लोगों ने एकीकरण कर दिया। किनने? इस रियासती विभाग ने। बाकी तो रेड क्लिफ खुद ही कर गया था। ठीक है, अब इसके बाद बची हुई जितनी भी घटनाएं हैं बस उन सभी का एकीकरण आपको पढ़ना है। वही हमारा राष्ट्रीय एकीकरण है। टॉपिक वही है आपका, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन, है ना। बस ये वही चीज है जो इसके आगे की बातें आपको पढ़नी है। मेरे हिसाब से ये सारी बातें आप जानते हैं, मैं नहीं लिखा हूं तो चल जाएगा काम मेरे हिसाब से। फिर कहेंगे तो मैं 2-5 लाइन लिखवा दूंगा। बताएं क्या करना चाहिए अपने को? लिखवाना चाहिए थोड़ा, या ठीक है मामला? ठीक नहीं है? सभी ठीक है? कौन सा घर जाके पढ़ेंगे अपन? पढ़ेंगे क्या? अच्छा, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब लिखिए, हेडिंग डालिए, देसी रियासतों का विलय। देसी रियासतों का विलय। देसी रियासतों का विलय। देसी रियासतों का विलय अलग अलग है, अलग अलग है। एकीकरण का मतलब होता है, सुनो रे, उन्नति। कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, रवीना जी, एकीकरण और पुनर्गठन में अंतर बताओ। है? अच्छा, ऐसा? बहुत बढ़िया। चलिए, बढ़िया बढ़िया बात है। सुनो अब इधर पे पूरी बात को। बढ़िया बताया वैसे आपने। एकीकरण का मतलब है कि भारत के अंदर जितने भी क्षेत्र थे उन सभी को मिला करके एक कर दिया गया। पुनर्गठन का मतलब है कि उन जिन क्षेत्रों को एक किया गया, जिन क्षेत्रों को एक किया गया एकीकरण के बाद, उन सभी को भारत की स्थिति के अनुसार जिन क्षेत्रों में डिवाइड करना था, जैसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, उनमें डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया? पहले तो रियासतों का एकीकरण किया, एकीकरण करने के बाद उनको भारत का हिस्सा बनाया। भारत का हिस्सा बनाने के बाद हमारे पास यही रास्ते थे, या तो उनको राज्य का दर्जा देना या केंद्र शासित प्रदेश का, क्योंकि रियासतों वाली बात तो हमने खत्म ही कर दी। तो जब हमने क्या किया, क्षेत्रों का विभाजन किया, जब हमने उनको भारत में मिला लिया, फिर हमने जैसे बॉम्बे से तोड़ करके गुजरात बनाया ना, वो कहलाया पुनर्गठन। यानी राज्यों का पुनः गठन किया गया, दोबारा राज्य बनाए गए, है ना। भाई मुझे एक बात का जवाब दो आप, आजादी के समय राज्यों की संख्या तो बहुत कम हुआ करती थी, 11 ही तो प्रांत थे या नहीं थे? 11 ही प्रांत थे। आज कितने? 28 प्रांत हैं, 28 राज्य है नहीं है? 28 है क्या आज राज्य, या 29 है? 29 कितने? 28 है, 28 ही है। आज ये कितने राज्य? केंद्र शासित प्रदेश 8। याद रखना कितने? 28 और 8। अरे 28 और 8 36। उस समय 36 नहीं थे, उस समय तो कुल ही 13-14 थे। आज बढ़कर इतने हुए, तो राज्यों का पुनर्गठन किया समय समय पर, है ना। राज्य बनाए हमने, जैसे आंध्र प्रदेश के टुकड़े करके तेलंगाना बनाया ना, ये पुनर्गठन ही तो है, और क्या है। जैसे जम्मू कश्मीर के टुकड़े करके हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाया ना, ये पुनर्गठन ही तो है, और क्या है। पहले एक हुआ करता था, पुनः गठन किया, 2 कर दिए। पहले एक परिवार था, फिर दोनों भाइयों में लड़ाइयां हो गई, दोनों की लुगाइयां साथ नहीं रहने लगी, तो 2 हो गए।
तो पुनर्गठन हो गया एक घर का, दो बार दो जगह गठन हो गया। हाँ चलो चलें आगे। ये पुनर्गठन है, किसने पूछा मुझे? ये पुनर्गठन है, ठीक है, पुनर्गठन कर लिया आपने। चलो मैं लिखवाऊं कुछ। क्या लिख रहे थे अपन? देसी रियासतों का विलय। चलिए आ जाइए, लिखिए। 5 लाइन लिखवा दूं, चल जाएगा काम? चलो लिखो। स्वतंत्रता के समय भारत, स्वतंत्रता के समय भारत, स्वतंत्रता के समय भारत दो प्रकार की राजनैतिक इकाइयों में स्वतंत्रता के समय भारत दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयों में विभाजित था। दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयों में विभाजित था। विद्या, कौन कौन से दो प्रकार? बोलेगा नहीं रे कोई। एक विद्या जी, विद्या। हाँ, हाँ। तो ब्रिटिश प्रांतों को क्या करें? मंदिर क्या है? एक बार लाइन पढ़ लो ना थोड़ी सी, मैंने क्या लिखवाई। मैंने आपको ये थोड़ी पूछ रहा हूं कि एकीकरण किसका कर रहे हैं। मैंने तो प्रश्न ही लिखा है कि स्वतंत्रता के समय भारत था कितने भागों में विभाजित? दो। एक तो ब्रिटिश अंग्रेजों के अधीन और एक रियासतें। कमिश्नरी प्रदेश के अलग होते थे क्या? वो अंग्रेजों के अधीन नहीं थे क्या? थे। ये देखो लिखा तो है, ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स, दो ही तो क्षेत्र हैं। लिखो सबसे पहला, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय प्रांत। पूजा जी लिखो, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय प्रांत, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय प्रांत। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय प्रांत, सही बात है। फिर दूसरा करके लिखो, देसी, दूसरा करके लिखो, स्थानीय शासकों के अधीन देसी रियासतें। इसे लिखो, स्थानीय शासकों के अधीन देसी रियासतें। स्थानीय शासकों के अधीन देसी रियासतें। चलें आगे। बिल्कुल क्लियर बातें दोनों, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर लाइन ड्रॉप करो और लिखो, रियासतों के विलय हेतु रियासतों के विलय हेतु भारत सरकार के द्वारा रियासतों के विलय हेतु भारत सरकार के द्वारा जून 1947 में, डेट वगैरह लिखा ही क्या सर ने? पढ़ा है क्या? रियासती विभाग राजस्थान में पढ़ाया होगा, आपको नहीं पढ़ाया? क्या लिखा? रियासतों के विलय हेतु भारत सरकार के द्वारा जून 1947 में सरदार पटेल के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना की। जिसके सचिव
वीपी मैनन थे। हाँ भाई धीरज, जिसके सचिव वीपी मैनन थे, लिख लिया? मैनन, मैनन, ये इधर देख लो जी। वापुला पंगुनी मैनन, वीपी मैनन, ठीक है, याद रख लेना। अपने वीपी मैनन ही काम का है जी, अपने वापुला पंगुनी से कोई मतलब नहीं। हाँ, किस किस के क्या क्या नाम याद रखेंगे, छोड़ो। हाँ चलें, आगे चलें, चलिए लाइन ड्रॉप करिए। अब लिखिए यहाँ पर, लाइन का मतलब क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लिखाऊं फिर आगे? चलो फिर लिखो। अच्छा लाइन पूरी नहीं हुई क्या? जिसके सचिव वीपी मैनन थे लिखो ना, हैं लिख दो। जिसके सचिव कौन थे? वापुला पंगुनी मैनन, वीपी मैनन। चलिए अगला देखिए, यहां तक लिख दिया, फिर लिखिए, लाइन ड्रॉप करिए। भारत में, लाइन ड्रॉप करके लिखिए, भारत में 565 रियासतें थी, 565 रियासतें थी, किंतु आजादी के बाद रियासतों की संख्या 552 हो गई। क्या लिखा? किंतु आजादी के बाद कितनी रह गई? बस, ठीक बात है, ये लाइन भी क्लियर है। चलो इसमें से अपने काम की अभी तक वो बीच वाला ही से रियासती विभाग, ना तो 552 अपने काम का है, ना वो दो वाली ऊपर वाली बातें काम की। ठीक है, लिखो अगला, लिखो लाइन ड्रॉप करके। स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के बाद, समय तो नहीं, समय लिख दो तो ही ठीक है, वो समय, समय ठीक रहेगा, समय। अरे बाद और समय एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। इधर तो मैंने पहले तो नहीं लिखाया, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के समय, यानी उसके इर्द गिर्द की बात है, के समय 549 रियासतों का, स्वतंत्रता के समय 549 रियासतों का स्वतंत्रता के समय 549 रियासतों का भारत में विलय कर लिया गया। चलें आगे। किंतु, किंतु है क्या? किंतु बोला, किंतु हैदराबाद, किंतु हैदराबाद, क्या लिखेंगे? लंदन, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, जूनागढ़ व जम्मू कश्मीर, किंतु हैदराबाद, जूनागढ़ व जम्मू कश्मीर का विलय भारत में नहीं हो पाया। हाँ राजशेखर, भारत में विलय नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। तथा फ्रांसीसियों व पुर्तगालियों के अधीन, फ्रांसीसियों व पुर्तगालियों के अधीन क्षेत्रों का भी फ्रांसीसियों व पुर्तगालियों के अधीन क्षेत्रों का भी भारत में विलय नहीं हो पाया।
चलें आगे। यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर है क्या, या कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, चलो। मुझे ये लिखवाने की तो आवश्यकता नहीं है आपको। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये वैसे अपने काम का भी नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछता कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट क्या है, ये आपसे कोई नहीं पूछता। मुझे नहीं लगता आज तक कभी इससे कोई प्रश्न पूछा गया होगा, मैंने जहां तक देखा मुझे नहीं लगा, है ना। बस समझने के लिए होता है, देख लेना, ठीक है। फिर भी लिखना, वो लिखना चाहो तो एक काम करो, ऊपर की तरफ जो जगह खाली होती ना, वहां लिखो विलय पत्र। क्या लिखोगे? और विलय पत्र के कितने एरो बनाओगे? 2। पहला लिखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरा लिखो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, ठीक है। बस समझ जाओगे, इससे ज्यादा नहीं लिखना जी। विलय पत्र, भाई भारत में शामिल होने के लिए कागज पर साइन तो करना पड़ता होगा ना। वो विलय पत्र में क्या कितने प्रकार के थे? पहला लिखना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और दूसरा लिखे स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। हाँ, यही समझ आया, दिखता है स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, याद रह जाएगा। एग्रीमेंट, कोई दिक्कत है? एग्रीमेंट कर लिया तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। स्टैंड खड़ा होना स्टील की तरह, और एग्रीमेंट कर लेना। आपका क्या नाम है? अजय? अजय अजय अजय। हाँ, तो आदित्य, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, स्टील की तरह स्टैंड होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अरे फिर एग्रीमेंट करिए हो, जो भी कर रहा हो तुमसे, ठीक है। चलो, यूं ही है, ये ऊपर देख लिख लेना जी, कहीं ऐसे हर छोटी छोटी चीज लिखने से नोट्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और उनसे परीक्षा में प्रश्न आते नहीं है। हाँ, पहले मुझे एक बात का जवाब दो रे तुम, तुम में से तुम में से कितनों ने पीवाई क्यूज देखे हैं? हाँ हीरो, फोन रख दो यार। जिस तरह से निगाहें नीचे जा रही है ना, दिक्कत है कहीं ना कहीं। चल, क्या हो गया सागर? है फोन वाइब्रेट हो रहा है बार बार? हाँ हाँ, तो कोई बहुत दिले ख्वाहिश हो रही बात करने की, अर्जेंट है, फिर छोड़ो। हाँ चलो, मैं क्या बात बता रहा था वैसे? हाँ, तुम में से कितने लोगों ने देखे रहे पीवाई क्यूज है? हाथ खड़ा करो। बस, अरे रेणुका जी, अपन ने पीवाई क्यूज देखे? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न कितने लोगों ने देखे हैं? अरे एक बार देखो रे, देखते क्यों नहीं हो प्रश्नों को? सागर, अरे क्या दिक्कत हो गई यार, वो देख लेगा ना, आप दिखाओगे उनको? परीक्षा में। और सुन लो अब एक बात, ये बात मुझे दोबारा नहीं कहनी ना, मैं कहूंगा आपसे। आरपीएससी के द्वारा आपकी जो परीक्षा ली गई है, खास तौर पर वर्ष 2010 से लेकर इन 12 सालों में आरपीएससी ने कितनी परीक्षा ले ली? कितनी ले ली? 1001 है?
नहीं ना, अरे 10-15 जी, इतनी ली? अरे 10-15 20, इससे ज्यादा तो नहीं ली, इससे ज्यादा तो नहीं ली ना। मान लो कितने क्वेश्चन पेपर हैं? 20। मान लो एक पेपर में कितने प्रश्न हैं? मान लो है, नहीं मानना है, पर है नहीं तो माने भी क्यों, सो ही मान ले। तुम डर जाओगे रे। 100 एवरेज है ना, 100 प्रश्न है एक पेपर में, तो 20 में कितने हो गए? 2000। ऐसे बात में वजन लगनी, 2000 कितने? 2000। अब आपको ये तो 2000 है ना, 2000 प्रश्न नहीं देखने। इन 2000 प्रश्नों में करंट अफेयर वाला प्रश्न क्वेश्चन छोड़ दो, हर एक पेपर में करंट अफेयर वाले प्रश्न निकाल दो, 10-10 प्रश्न, तो 20 में से 20 में से, है ना, हर में से 10 निकालो, 200 प्रश्न वैसे ही निकल गए। कितने क्वेश्चन बचे? क्योंकि करंट अफेयर पुराना हो गया, वो नहीं पूछेगा। अब अपने लिए तो नया करंट आएगा ना, अपने को तो नए तार पकड़ने पड़ेंगे बिजली के। हाँ, करंट तो वहीं से आएगा, है कि नहीं? मतलब अपने लिए तो नया करंट होगा ना, अब वो पुराना करंट तो किसी काम का नहीं है। फिर देखो आगे देखो, तो 200 काट दिए, प्रश्न कितने? 1800। अब सुनो, इन 20 क्वेश्चन पेपर जो हुए हैं अभी तक, इसमें से बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड के होंगे, सेकंड ग्रेड के होंगे, है ना, और किसी भर्ती परीक्षा के होंगे। तो जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड में मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान आपके नहीं आती, सेकंड ग्रेड में मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान आपके नहीं आती, नहीं आती। हर पेपर में से 20-20 प्रश्न मनोविज्ञान के निकाल दो, तो 20 में से, हर पेपर में से 20 निकालो, 400 प्रश्न कितने हो गए? 1400। प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 1400। अब 1400 प्रश्न बच गए हमारे पास। इन 1400 प्रश्नों में से आपने सिलेबस देखा और मान लो आपको लगा किसी की परीक्षा में ये 1400 प्रश्न आपने देखे और आपको लगा कि यार इन 1400 प्रश्नों में से लगभग 900 प्रश्न तो मुझे आ रहे हैं, आ जाएंगे इतने, आपको मेरी गारंटी, आ जाएंगे इतने 900 प्रश्न आपको आ जाएंगे इन 1400 में से, मेरी गारंटी। हर पेपर में, भाई मैं 900 की बात कर रहा हूं, कितने पेपर में से? 20 में से कितने प्रश्न? 900, तो एक पेपर में से कितने हो गए? 40-45 प्रश्न। इतने आप बिना पढ़े कर आओगे। परीक्षा में इतने प्रश्न दिए ही इसलिए जाते हैं कि आपका जीव लगा रहे पेपर में बार बार फॉर्म भरने का, सरकार को पैसा देने का, ये दिए ही जाते हैं। और अब बिना पढ़े ही 45 कर दिए, अगली बार पढ़ करके 60 कर देंगे, क्योंकि अपन कभी पढ़ नहीं पाएंगे, 60% बन नहीं पाएंगे। लेकिन वो 45% 60 बनाने की ललक पैदा करता है ना। ठीक उसी तरह से आपको 900 तो आ जाएंगे। बचे कितने? कितने बचे? यही 500 प्रश्न है जो आपको व्यवस्थित पढ़ने हैं, यही 500 प्रश्न है जो आपको हर बार देखने हैं, यही 500 प्रश्न है जो हर पेपर में किसी न किसी तरीके से डिफिकल्ट बनाए गए हैं। अब सोचो कितने प्रश्न हैं? 500। कितने पेपर में से? 20 में से, तो एक में से कितने आ रहे हैं? लगभग 20-25 प्रश्न। बस आपको केवल इतने ही प्रश्न हैं जो हर पेपर में नहीं आते। रेशो यही रहता है, 25-30 प्रश्न ही नहीं आते अपने को हर पेपर में से, बाकी लगभग इधर उधर घुमा ही लेते हैं अपन, है कि नहीं? बस ये वही प्रश्न है जो आपको बढ़िया करने। और एक बात बताऊं, इन प्रश्नों को अगर आप करोगे, अरे अभी नहीं करने जी प्रश्न, आप तो अभी एमसीक्यू करने जा रहे हो। चलो कंडक्टर है ना, टाइम हो गया बस का। चलो अब सुनो इधर,
आप इन 500 प्रश्नों को जब करोगे तो आपको लगेगा यार कभी क्वेश्चन से ऑप्शन बना लिए, कभी ऑप्शन से क्वेश्चन बना लिया, कभी पूछ लिया सुमेलित है, कभी पूछ लिया सुमेलित नहीं है, कभी इधर 4 नाम दे दिए, इधर 4 बातें दे दी, कभी दे दिया कि इनको मिला लो, कभी दे दिया कौन सा मिला हुआ नहीं है। प्रश्न यही आएंगे। कभी पूछ लिया गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा है, और कभी पूछ लिया कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन थे, बात वही है। कभी पूछ लिया कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, कभी पूछ लिया कि असहयोग आंदोलन किन क्षेत्रों से संबंधित था, बात वही है। हिस्ट्री कोई एग्जामिनर बदलने से रहा, वो क्यों हिस्ट्री बदल जाएगी क्या? कोई बदल देगा हिस्ट्री? नहीं बदल सकता। बस आपको ये वो 500 प्रश्न है जिनके ऊपर आपको बढ़िया मेहनत करनी। मैं इसीलिए आपको हर बार कहता हूं पुराने पेपर देखा करो, आपको लगेगा कुछ प्रश्न बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि ये तो आप लोग सभी जानते हैं। और मैं हर बार ये कहता हूं हमने जो पढ़ा वो कभी परीक्षा में नहीं आया आज तक। ना 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 आया कभी किसी का? कोई कह दिया कि नहीं कि मैंने जो पढ़ा है ना 100% परीक्षा में आया है, लेकिन फिर भी मैं नहीं नंबर नहीं ला पाया। नहीं आया ना कभी, आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम पुराने पेपर नहीं देखते हैं, हमको पता नहीं रहता कि एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है और हम जवाब क्या दे रहे हैं। ऐसा ये चीजें हैं छोटी छोटी बेसिक जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। हर बार मैं नहीं कहूंगा ऐसे बातें, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो पुराने पेपर आप लोग जरूर देखें और उनमें भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो देखें। पुराने पेपर में तो और भी खूब ही सारी उठपटांग चीजें होती है, मतलब ऐसा थोड़ी वो भी देख लें। जीवने में तो खूब ही चीजें होती है, सारी चीजें थोड़ी कोई खाई जाती है कि नहीं। जो काम की मतलब जो चाहिए हमको अच्छी लगती है वही सिखाते हैं, है ना? हाँ भाई, कोई फोकट का चंदन किस मेरे नंदन, ऐसा आदमी हो अगर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा चेप लो आज जितना चेप सको, हैं? तो वो हर एक स्टॉल पर घूम आए, छोड़े ही नहीं एक ही ब्याह में, तो एक अलग मसला है। तो फिर अगले दिन मुश्किलातों का सामना उसी को करना पड़ता है। अरे भाई बीमार हो जाए, पेट में गड़बड़ हो जाए और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो वो तो उसी को होगी, है कि नहीं? ऐसे तो ये चीजें आपको भी ध्यान रखनी है। चले आगे, चलो एक बार बंद करो, देखे कॉपी, अब भूल गए होंगे आप लोग, बंद करो एक बार को। अरे कुछ ही नहीं लिखाया जी अभी। बंद करो कॉपी। पूजा जी, संजय, सागर, संजय, कोई बंद कर रहे? बंद करो ना। बंद नहीं कर रहे हो आप? कल ईमानदारी से बताना, कल किसने संडे एकदम संडे की तरह बिताया? बहुत बढ़िया। अच्छा, संडे को संडे की तरह बिताया। मैं अभी आया था तब, अभी अपनी 2 बजे जब क्लास लग रही थी तब मैंने कहा था ना तुम क्या टाइम पास करते हो, संडे को क्या संडे की तरह तुमने टाइम वेस्ट कर दिया। तो इधर एक किसी का एक कमेंट था, मैं नाम भूल गया, क्या पता किसका था। तो वो कह रही थी, कोई लड़की थी, शायद परमिला हो सकती है, हाँ, वो कह रही थी सर आप ही ने तो कहा एक दिन तो मजे लेने चाहिए। अच्छा सुनो, मैं ऐसे बहुत सारी बातें करता हूं जो आपको ध्यान रखनी है, जिनके बारे में आपको अवेयर रहना है ना? मैं कहता हूं कि घूमना चाहिए संडे को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन धमा चौकड़ी मचा लो। अरे क्या होगा, क्या क्यों मास्टर ने कहा? हाँ, ऐसे नहीं। आपको ये समय तय करना है, आपको कितना समय किसको देना है ये आपको तय करना पड़ेगा। आपको किसको कितना समय देना है, क्या बात आप लोगों के लिए फायदेमंद है, क्या बात आप लोगों के लिए अभी नुकसानदायक है। हो सकता है अभी आपको जो आनंद दे रहा हो वो भविष्य में नहीं दे, है कि नहीं? ये आपको तय करना पड़ेगा, चीजें सब आपको देखनी पड़ेगी। सही बात है ना?
ध्यान रखा करें इन बातों का। चलो बताओ मुझे एक बार, विपुल, विपुल ही नाम है ना आपका? है हाँ। आजादी के बाद भारत में कितनी रियासतें थी विपुल? 200? दो। कौन कौन सी दो के नाम बता दो। बस ये उत्तर आया ना। अब नाम बता दो तुरंत दो के। एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी। मतलब प्रश्न एग्जाम में कैसा भी आओ, हमको कोई मतलब नहीं, हम वही उत्तर देंगे जो हमको आ रहा है। पड़ोसी ने गलत बताया ना विपुल, पड़ोसी के भरोसे नहीं रहना भाई। आजादी के समय कितनी रियासतें थी? और आजादी के बाद 552। कितनी मिला ली? 570, 549। हाँ, कितनी नहीं मिला पाए? कौन कौन सी? विपुल कितनी नहीं मिला पाए? 3। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर या राजस्थान, जम्मू कश्मीर। चलो 3 को नहीं मिला पाए। अच्छा, रियासतों को मिलाने के लिए हमने कौन सा आयोग बनाया? रियासती विभाग। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। आप बताइए, रियासती विभाग के सचिव कौन थे? आप बताइए। आप ना ना ना। हाँ, वीपी मेनन। हाँ, सचिव वीपी मेनन है, सरदार पटेल है। तो कौन बचा? हाँ तो सही है, बिल्कुल सही है, वीपी मेनन। हाँ तो मैं कब बोल रहा हूं आपने गलत बोला? मैं तो बोला ही नहीं कि आप गलत बोल रहे हो। मैं सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाह रहा था। कॉन्फिडेंस। वीपी मेनन सही है। अपने उत्तर पर हमेशा अडिग रहना। हम परीक्षा में सिर्फ यही गलती करते हैं। हमको कोई ऑप्शन आ रहा होता है, हम अगर थोड़े से भी कॉन्फिडेंस हमारा कम हो जाता है, हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। और आप लोगों ने हमेशा एक चीज देखी होगी जो मैं आपको बताता हूं। आप लोग कभी भी कोई प्रश्न करते हैं, मान लो आपको प्रश्न नहीं आ रहा था और आपने किसी प्रश्न को गोला किया पहली बार, और आपने उस प्रश्न को दोबारा पढ़ा और आपने उस आंसर को बदलकर दूसरा कर दिया, लेकिन आपका पहले वाला आंसर ही सही था। ऐसा मोस्ट ऑफ टाइम होता है। क्यों? क्योंकि पहली बार में हम जो ऑप्शन करते हैं वो बिल्कुल सही होता है, बस खुद के ऊपर क्या नहीं होता है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका खुद का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस जो है वो खुद का होना चाहिए। जब आप खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो कौन करेगा? है या नहीं? अब अपनी तो स्थिति ऐसी, घर वाले ही नहीं करते हैं भरोसा। घर वाले ही नहीं करते हैं भरोसा, तो क्या ही करें। हाँ, चलो अब सुनो इधर। तो वीपी मेनन सचिव था। अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब बनाया गया ये विभाग? जून 1947। चलो जून 1947। फिर मुझे बताओ आप, कौन से क्षेत्र रियासतों के अलावा नहीं मिलाए गए? मैडम, रियासतों के अलावा और कौन से क्षेत्र थे जो नहीं? 3 रियासतें थी ना, उनके अलावा और कौन से क्षेत्र थे जो भारत में नहीं मिलाए गए? बोलेगा नहीं कोई? बताओ ना। ना 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 ना, पीछे कोई था क्या? मैंने थोड़ी लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है? किसको आ रहा है? इतने लोगों को आ रहा है, बहुत बढ़िया। वो पीछे पीछे वाले मैडम बताओ ना, क्या कह रहे हो? फ्रांस चलें? फ्रांसीसी और पुर्तगाली क्षेत्र जो हमने अभी तक भारत में नहीं मिलाए थे। ठीक है, चलो यहीं तक लिखवाया था सारा या और कुछ लिखवाया था? यहीं तक। चलो आ जाओ, अब खोलो कॉपी, आगे आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ।
अब सुनो, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? जम्मू कश्मीर। पूरी बात को सुनना और समझना। जम्मू कश्मीर का जो शासक था उनका नाम है हरि सिंह। हरि सिंह, ठीक है, हरा शेर। चलो, और यहां पर जो जनता थी वो जनता अधिकांश क्या थी? मुस्लिम। ठीक बात है। जम्मू कश्मीर की अगर आप ज्योग्राफिकल कंडीशन देखेंगे तो पाकिस्तान का एरिया जो विभाजित हुआ है ये उसके पास पड़ता था। उसके पास पड़ता है, थोड़ा ऊपर की तरफ। ये वाला एरिया कौन सा है? भारत का। ये जो बीच में लाइन आपको दिख रही है, कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ, इसीलिए रेड पेन से बनाई है, ठीक है। कब खींची गई? आजादी के बाद, 17 अगस्त के आसपास। सुनना, आजादी के समय सभी रियासतों का एकीकरण कर लिया गया, 3 का नहीं कर पाए। सरदार पटेल ने सोचा कि यार एकीकरण तो अपन कर नहीं पाए, कैसे ना कैसे एकीकरण करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा क्या करें, कैसे एकीकरण करें? तो वीपी मेनन ने कहा सरदार पटेल को कि 3 तरह से एकीकरण कर सकते हैं अपन, इन रियासतों को भारत में मिला सकते हैं। वीपी मेनन सचिव थे, सलाहकार थे। सरदार पटेल को 3 तरह से अपन एरिया को अपने अंदर ले सकते हैं। सबसे पहला, पुलिस कार्रवाई। सैनिकों को भेजो, पहले पुलिस भेजो, नहीं माने तो फिर सैनिकों को भेजो, कूटो इनको, नहीं मान रहे तो भारत में ले लो चुपचाप। पहला तो यह कर सकते हैं, पहला तो यह कर सकते हैं। दूसरा, जनमत संग्रह करवा सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं कि भाई साहब तुमको किधर जाना है, भारत में रहना है कि पाकिस्तान में रहना है, वो कर सकते हैं। ठीक बात, लोगों से पूछकर मिला सकते हैं। और तीसरा, कूटनीति का प्रयोग कर सकते हैं। कूटनीति का प्रयोग कर सकते हैं। पटेल साहब ने कहा यार ऊपर वाली 2 बातें तो समझ आ गई, ये नीचे वाली बात नहीं समझ आई। तो वीपी मेनन ने कहा ठीक है, मैं जम्मू कश्मीर को मिला के दिखाता हूं आपको, फिर आप समझ जाओगे कि कैसे मिलाया जाता है। पटेल ने कहा ठीक बात है। 3 तरह से भारत में हम किसी भी एरिया को मिला सकते थे, या तो पुलिस कार्रवाई से सेना भेजकर भारत में मिलो, नहीं तो जूत पड़ेंगे, तो भारत में मिलना ही मिलना। और या लोगों से पूछ लो भाई साहब किधर रहना है, तुमको किधर जाना है, पूछ लो। अब मुझे बताओ यहां पर जनता कौन सी है? मुस्लिम। तो जनता से तो पूछने का लॉजिक ही नहीं बनता है, क्योंकि जनता से पूछा और जनता तो पाकिस्तान जा सकती है कि नहीं? तो इन्होंने कहा ये वाला मामला काटो, ये तो लागू नहीं होगा जम्मू कश्मीर पे। फिर कहा पुलिस कार्रवाई, तो कहा यार अभी तो आजादी मिली है हमको ताजा ताजा, शुरू में ही अगर किसी को कूटेंगे तो एक अलग छवि बन जाएगी भारत की, लोगों को कूट कर रियासतों को जबरदस्ती भारत में मिला रहा है, तो भारत की एक अलग छवि बनेगी। पटेल साहब ने कहा यार इसको भी थोड़ा यार ठंडे बस्ते में रखो। पटेल साहब ने कहा यार ये माहौल बताओ ना एक बार कैसे करते हैं, ये क्या चीज है, ये समझो। समझ भी नहीं आ रही है कूटनीति का कैसे। तो वीपी मेनन ने पटेल साहब को कहा कि आपके अगर किसी भी प्रकार का कोई फोन वोन आए तो आप सारी बात मेरे ऊपर डाल देना, मैं संभाल लूंगा। पटेल साहब ने कहा फिर भी बताओ तो सही मेनन साहब क्या करना क्या है? तो कुछ नहीं करना पटेल साहब, आप आराम से जाओ,
गुजरात में घूमो, एकदम लोगों के साथ मिलो, हैं, मस्त आज़ादी मिल गई हमको, अब थोड़ा चैन की सांस लो। बस आपके पास अगर किसी का फोन आए तो आप तुरंत कह देना कि मामला मेनन साहब संभाल रहे हैं, बस बात खत्म। ठीक है। जैसे ही आजादी मिली हमको, पाकिस्तान के कुछ सैनिक जो कबीलाई सैनिक हुआ करते थे, है ना, इन सैनिकों ने जम्मू कश्मीर का इस तरफ वाला एरिया जो है जिस पर उन्होंने अधिकार कर लिया आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद। पाकिस्तान के सैनिकों ने किस पर अधिकार कर लिया? कश्मीर के एरिया पर अधिकार कर लिया। कश्मीर का राजा कौन? कश्मीर का शासक कौन? कश्मीर का शासक कौन? हरि सिंह। कश्मीर की रक्षा करने का दायित्व किसका? सेना धीरे 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 सेना आगे बढ़ती गई। हरि सिंह को लगा कि यार ये तो धीरे धीरे पाकिस्तान वालों ने तो आधा तो ले ही लिया है हमारा इस तरफ वाला एरिया, कहीं ऐसा नहीं होगी ये पूरा श्रीनगर और पाकिस्तान पूरा ले लें। तो हरि सिंह जी ने, इस समय हमारे गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन साहब। अभी माउंटबेटन नहीं गए, माउंटबेटन 1948 में गए, है ना, तब तक वो भारत में ही थे माउंटबेटन। तो माउंटबेटन को फोन किया इन्होंने। किसको फोन किया? माउंटबेटन को। माउंटबेटन को फोन किया और माउंटबेटन को कहा कि आप हमारे भारत के अध्यक्ष हो, आपका यह कर्तव्य बनता है हमारी रक्षा करना। आपके होते हुए पाकिस्तान की सेना भारत के इस तरफ के एरिया पर अधिकार कर रही है, आपका ड्यूटी बनता है कि हमारे भारतीय क्षेत्रों की रक्षा करना। तो माउंटबेटन का थोड़ा सांस तो ले लो, मैं बोल जाऊं पहले, मेरी बात तो सुन लो, तुम तो रुक ही नहीं रहे हो। माउंटबेटन ने हरि सिंह जी को कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मेरा कर्तव्य बनता है रक्षा करना, मेरी ड्यूटी बनती है, मुझे रक्षा करनी चाहिए, लेकिन मैं रक्षा करूं किसकी? मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं, लेकिन नेहरू जी नहीं करने देना चाहते। तो हरि सिंह जी ने पूछा क्यों भाई, नेहरू जी को क्या दिक्कत है? तो करे भी कैसे? मैं जिस सेना का अधिकारी हूं वो है सेना, भारतीय सेना, और भारतीय सेना केवल भारत के क्षेत्रों की रक्षा कर सकती है। आप तो मिलना ही नहीं चाह रहे हो भारत में, तो मैं चाहकर भी सेना नहीं भेज सकता, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, बाकी दिल में मेरे लिए बहुत जगह आपके लिए। मुकर गए, मना करना था कि मैं सेना भेजना चाहता हूं और सेना तैयार है, लेकिन सेना भेजें किसकी रक्षा करने के लिए? भारतीय सेना तो भारत की रक्षा करेगी ना, और आप तो भारत के हिस्सा ही नहीं हो, तो हम किसकी रक्षा करें? यह कहकर फोन काट दिया। हरि सिंह उलझ गया, इसको लगा यार अब भारत के ये लोग रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फोन लगाया पटेल साहब को। इनको पता है रियासतों का एकीकरण किसने किया? पटेल साहब ने। फोन लगाया, पटेल साहब को कहा कि हमने आपके साथ असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, और अब ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान के सैनिक हमारे ऊपर अधिकार कर रहे हैं, तब भारतीय सेना हमारा साथ नहीं दे रही है। तब पटेल साहब ने कहा, हरि सिंह जी सारा मामला मेनन साहब संभाल रहे हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं छुट्टियों पे आया हुआ हूं। मामला पहले सेटिंग कर ली उन्होंने, मैं छुट्टियों पे आया हूं। तो वाह भाई, मेनन साहब से बात करो। मेनन साहब से बात करनी पड़ेगी। मेनन साहब को फोन लगाया, जो मेनन साहब ने एक रात तो फोन ही नहीं उठाया। डिप्लोमेसी इसको कहते हैं, डिप्लोमेसी। उन्होंने फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया तो सेना, पाकिस्तान की जो सेना थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ गई और आगे आ गई। अब इनको लग गया कि अब तो पाकिस्तान की सेना जूत मारेगी, अपने कोई इलाज नहीं बचाने का, अब अपने को कोई नहीं बचा सकता। बालाजी महाराज अब एकमात्र सहारा आप ही हो, अब जो भी करना है आप ही हो करना। आखिरी बार मेनन साहब के फोन लगा दें। एक बार लिया एक बजरंगबली का नाम, जय बजरंगबली, अरे नंबर लगाओ। मेनन साहब के बात की, मेनन साहब को फोन लगाया और मेनन साहब को कहा, मेनन साहब भारतीय सेना हमारी रक्षा नहीं कर रही है, ये बहुत ही गलत बात है। तो मेनन साहब ने कहा कि हरि सिंह जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता। आप कहो तो मैं अकेला आ जाऊं, मैं पाकिस्तानी सेना के सामने अकेला खड़ा हूं आपके आगे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं।
और उसके बाद मेनन साहब कुछ नहीं बोले। फोन 2-4 मिनट चालू था, दोनों तरफ सन्नाटा था। फिर हरि सिंह जी ने सहमी हुई आवाज में कहा, तो मेनन साहब क्या करना चाहिए, कुछ रास्ता आप ही बता दो। मेनन साहब ने कहा, अब आई गाड़ी बराबर लाइन पे। मेनन साहब ने कहा, कोई रास्ता नहीं है, आप क्यों भारत में नहीं मिलना चाहते हो, आपको हम हर तरीके से सुरक्षा प्रदान करेंगे। आपने अकेले रहकर देख लिया है, आप पाकिस्तान की इतनी सी क्षेत्रों से आपको नहीं बचा पा रहे हो, तो कौन बचाएगा आपको। तो फिर वे हरि सिंह जी ने कहा, लाओ लाओ तुम्हारे कागज जहां भी साइन कराने हैं, जिधर भी तुम्हारे साइन कराने करा लो, कम से कम इन डाकी लोगों से तो बचाओ हमको थोड़ा सा। और फिर 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह जी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और जम्मू कश्मीर हमने मिला लिया कहां पर, भारत में। यह है क्या, कूटनीति, डिप्लोमेसी। इस मामले में मुझे मेनन बढ़िया लगते थे। मेनन साहब आदमी में दिमाग देखो आप। कश्मीर का राजा कौन, लेकिन जनता सबसे ज्यादा किसकी, मुस्लिम। तो जनमत संग्रह नहीं करवाया, लोगों से वोटिंग नहीं करवाई। पता है, लोगों से पूछेंगे तुमको किधर जाना है, तो मुस्लिम ज्यादा कह देंगे हम पाकिस्तान जाएंगे, गई भैंस पानी में, मामला गड़बड़ है। पुलिस कार्रवाई नहीं करवाई, कूटा नहीं, लोगों को जबरदस्ती भारत में नहीं मिलाया। लोगों के सामने गलत मैसेज जाता है कि बैठते गणेश जी लोगों को कूटना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं। फिर इन्होंने कहा अपन सेटिंग से काम कर लेंगे, कूटनीति से कश्मीर को भारत में मिला लिया। ठीक बात। जूनागढ़, गुजरात वाला एरिया जूनागढ़, जानते हो, जूनागढ़ का राजा मुस्लिम था और जनता हिंदू थी। जनता हिंदू थी, राजा मुस्लिम था। इन्होंने कहा यहां वोटिंग करा लो, या शांति प्रेम का काम, क्या करा लो, वोटिंग। अब ज्यादा कौन, हिंदू। जूनागढ़ में ज्यादा कौन, हिंदू। राजा मुस्लिम था, तो राजा किधर जाना चाहता था, पाकिस्तान। लेकिन जनता क्या थी, हिंदू। तो पटेल साहब ने कहा वोटिंग कराओ, सबको खड़ा करो लाइन में, पूछो किधर जाना है, किधर जाना है। 15-20 वोट इन्होंने फर्जी भी डाल लिए। ठीक है, किधर मिलना, भारत में। भारत में कहा, भारत में मिलाओ जबरदस्ती इनको। कहा कि जनता भारत में मिलना चाहती है, जनता पुकार रही है भारतीय शासन को, और इनको भारत में मिला लिया। लेकिन अब हैदराबाद में तो दोनों कंडीशनें लागू नहीं होती, राजा भी मुस्लिम और जनता भी मुस्लिम। तो वहां क्या किया, तो इन्होंने कहा यार यहां काम ने झूठ मारो सबके, और इनको जबरदस्ती भारत में मिलाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वहां इन्होंने क्या किया, पुलिस कार्रवाई, सैनिक कार्रवाई। और इसको कहते हैं डिप्लोमेसी, इसको कहते हैं राजनीति, कि समय के साथ व्यक्ति ने अपनी पॉलिसी बदली, समय के साथ काम किया जाता है। और भारत के इन तीनों क्षेत्रों को भारत में मिला लिया गया। याद रखना, काम आएगा, मैं आगे बताऊंगा जब लिखाऊंगा आपको। चलें आगे, यहां तक की बातें। अब सबसे पहले अपन 2 लाइन लिखेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में, ठीक है। चलो, बैग में क्या फ्रिज फ्रिज लग रहा है क्या, अच्छा। एक कमेंट आया है, कोई कृष्णा जी कह रही हैं कि सर आप तो ऐसे ही मास्टर बन रहे हो सर, आप तो एक्टिंग वैक्टिंग ज्वाइन करो। चलो, मैं सोच रहा हूं मैडम, सोच रहा हूं। चलिए चलें आगे। हाँ, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, साइड बिजनेस ऐसा कर लिया जाए, है थिएटर आर्टिस्ट, ठीक रहेगा। आपको मैंने बताया था क्या, अरे हाँ, अरे मैडम आप सही कह रहे हो, ये मेरे को मैडम मार्ग भटका रहे थे, मेरे को तो एमएलए बनना है, मैं भूल गया। हाँ, आपको बताया ना आपको, कितने करोड़, 5 करोड़, और 5 साल के कितने करोड़, 25 करोड़। हाँ, अरे भाई कितने लोगों को ये मैंने बात समझाई थी, अरे हाथ नीचे करो, कितने लोगों को नहीं समझाई, इतने लोगों को नहीं समझाई, इतने लोगों को नहीं समझ रहे यार। अरे तुम ऐसे ही तैयारी कर रहे हो रे। हाँ, परम ज्ञान की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है, उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। आप लोग
कोई सब इंस्पेक्टर बन जाएगा, कोई आरएस बन जाएगा, कोई क्या ही बन जाएगा। रिटायरमेंट के बाद आप कितना पैसा रिटायरमेंट तक कमा लोगे? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, इतना ही? ये तो मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूं। इससे ज्यादा तो नहीं कमा सकते, नहीं ना। एक एमएलए को 1 साल का अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने का पैसा मिलता है कितना? 5 करोड़। एक एमएलए को हर साल का पैसा मिलता है 5 करोड़। एक एमएलए कितने साल तक रहता है? तो कितने करोड़ हो गया? 25 करोड़ हो गया। कहां पर खर्च करना है? विधानसभा में। विधानसभा का क्या करना है? विकास 5 साल में करना है ना। इन 25 करोड़ से विधानसभा का विकास हो मत हो, एमएलए का विकास हो जाता है या नहीं? अपने को अपना ही विकास चाहिए जी। अपने को क्या करना है किसी का विकास से? मैं तो कहूं छोड़ो, एमएलए बनो। हां, सबसे बढ़िया काम यह है। मेरा तो अंतिम लक्ष्य यही है, एमएलए बनना। हां, एमएलए बनना अंतिम लक्ष्य यही है। अरे एमएलए नहीं भी बने, सरपंच तो हाथ की बात है। सरपंच तो जब जाए तब बन जाए। मैंने बताया था ना आपको, मेरे भैया पिछले 15 साल से मेरे बड़े पापा के लड़के सरपंच। सरपंच बनना बहुत छोटी बात है। सरपंच तो जब जाए तब बन जाए। सरपंच में मजा नहीं है जी। अब जब गबन ही करना है तो 20-25 करोड़ का करो जी। हाँ, 2-5 करोड़ का कोई गबन होता है? हाँ, यूं ही। अब कोई रिश्वत अखबार में नहीं आता है? अखबार में है 2,500 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अरे डूब मरो रे। 2,500 कोई रिश्वत होती है? रिश्वत के नाम पर कलंक है वो आदमी। 2,500 की रिश्वत, अरे यार। बबली का बबलू, अरे नाम है इधर। बबली का बबलू कह रहा है सर आप एमएलए का चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। हाँ, भले ये मेरी विधानसभा से हो ही मत, फिर भी ये मेरे साथ है? चुनाव चिन्ह बोतल। अरे यार तुमको कितनी बार, मैं सब पहले से सोच करके बैठा हूं। चुनाव चिन्ह बोतल फिक्स है, वो नहीं मिले तो गिलास। हाँ, अरे लोगों, अरे अगर मैं तो कहूं कभी तुम चुनाव उनाव लड़ो और तुमको चुनाव चिन्ह मिल जाए, ये बोतल वोतल, ऐसा मजा ही आ जाए। रातों रात सारे वोट अपने गाड़ी में लेके जाओ और बांट दो एक एक। हाँ, अरे ये आनंद है यार चुनाव। तुमने तो चुनाव देखे कि नहीं देखे क्या पता, सरपंच के चुनाव देखो, तुमको आनंद आ जाएगा जीवन में। हा। रात को क्या महफिलें सजती है, रात को गाड़ियां की गाड़ियां जाती है। आदमी 2-4 दिन तक एकदम मस्त रहता है। वोट किसको देना है? कुमार साहब को है। यूं आदमी यूं मस्ती में रहता है कि नहीं रहता है? वोट किसको देना है? कुमार साहब को। और 2-4 दिन तक आदमी इसी में मस्त रहता है, जब तक चुनाव हो जाते हैं उसके, होते हैं ना। बस इसीलिए मेरे को ये चुनाव बढ़िया लगते हैं। अपने जम्मू कश्मीर लिखो जी, रह जाएगा वोटिंग के चक्कर में। चलो लिखो, इधर 5:40 हो गए। चलो लिखो। बाकी पढ़ाई को लेकर कभी कमेंट नहीं आते, बाकी 10 कमेंट आ गए आज। प्रचार हम कर लेंगे बोतल के साथ गिलास, ये चुनाव चिन्ह। हा। चलो, क्या लाइन लिखा है? जम्मू कश्मीर। लिखो, सबसे पहला लिखो जम्मू कश्मीर। सबसे पहला पॉइंट करके लिखो जम्मू कश्मीर। चलिए लिखिए सबसे पहले शासक। शासक, हम सिर्फ वही बातें लिखेंगे जो हमारे काम की है ना, लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखेंगे। क्या लिखा? शासक हरि सिंह। ठीक है, फिर नीचे लिखो, शासक के बाद नीचे लिखो जनता। जनता,
शासक के बाद जनता। जनता क्या अधिकांश क्या थी? मुस्लिम। लिखो जनता मुस्लिम, जनता में लिखो मुस्लिम। लिख लिया? वेरी गुड। जनता मुस्लिम। फिर लिखो नीचे विलय। ऐसे ही लिखाऊंगा मैं आराम, छोटी छोटी बातें है ना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना अपने को हर कुछ ही, काम की चीजें इतनी चीज है। क्या लिखा? विलय। लिखो इसके नीचे, इसमें एक लाइन लिखो, पाकिस्तान के आक्रमण के भय से चलिए क्या लिखा? पूरी लाइन बोलो। पाकिस्तान के आक्रमण के भय से 26 अक्टूबर, डेट नहीं लिखी क्या इधर? हाँ ये है ना। आक्रमण के भय से 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के आक्रमण के भय से 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, याद रखना। तो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो राजा हरि सिंह हो जाएंगे, जनता मुस्लिम है, और पाकिस्तान का आक्रमण का भय था, मैंने बताया था ना, पाकिस्तान देखो आक्रमण कर ही रही थी इधर से, तो इस वजह से भी ये थोड़े परेशान थे, तो इन्होंने बाद में साइन कर दिया विलय पत्र के ऊपर 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को लाइन अंडरलाइन करना। आमतौर पर प्रश्न यही पूछे जाते हैं। पिछले साल के सब इंस्पेक्टर में शायद इसी में से यही प्रश्न था शायद, जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कब किया गया? 4 वर्ष दे रखे थे, सॉरी 4 डेट दे रखी थी, उनमें से डेट एक सही करनी थी, है ना, याद रखिए। आगे चलें, क्लियर है ये वाली बात? दिक्कत नहीं है। अगला लिखो जूनागढ़। जो छोटी छोटी सी बातें हैं वो लिख लेते हैं। जूनागढ़, चलिए छोड़ दो ना मैडम, आधी लाइन एक में क्या लिखोगे आप? चलो, जूनागढ़ है ना, कहां पड़ता है जानते हैं ना? गुजरात। बीकानेर में पड़ता है ना वो जूनागढ़? नहीं है बीकानेर में? बीकानेर में भी तो जूनागढ़ का किला है। हाँ, नहीं है क्या? तो फिर ये जूनागढ़ कैसे? ये जूनागढ़ राजस्थान वाला है ना? नहीं है, गुजरात वाला ही है। चलो, आपने देखा पढ़ा होगा राजस्थान में जूनागढ़ का दुर्ग इसलिए कहते हैं कि वो जिस जगह बनाया गया वहां पहले से एक पुराना दुर्ग हुआ करता था, है ना। जूना का मतलब होता है पुराना, जूना पुराना, तो जूनागढ़ पुराना गढ़ है वो, इसलिए जूनागढ़ कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, गांव में नहीं कहते कि जूना कपड़ा है, पुराने कपड़े, ऐसे। चलो, चलिए, हाँ, क्या लिखा? जूनागढ़। फिर नीचे लिखो शासक। शासक कौन था? हरि सिंह? नहीं, उधर हरि सिंह एक, इधर हरि सिंह 2 कर दो। नहीं, इधर तो मुस्लिम था, महाबत खान। मोहब्बत मत लिखना, वह महाबत खान। सागर, सागर क्या? संजय है? हाँ, रॉन्ग नंबर लग गया सागर का इधर। महाबत खान नाम से ही लग रहा है ना, मुस्लिम शासक है। ठीक है, फिर नीचे लिखो जनता, हिंदू। जनता हिंदू।
फिर नीचे लिखिए विलय, विलय, फिर नीचे लिखो विलय, लिखो जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह बताया था ना, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह के आधार पर, के आधार पर 20 फरवरी 1948 को, डेट लिखूं क्या? लिख लेंगे। बीस फरवरी 1948 को। चलें आगे, चलिएगा। बस काम की बातें तो यही है अपनी। फिर लिखो अगला, ठीक है। क्या क्या हो गया? हैदराबाद बाकी है ना, हैदराबाद लिखो। केवल शासक लिखो यहां पर हैदराबाद में, उस्मान अली, उस्मान अली। एक मिनट, उस्मान अली। पूजा जी क्या दुख पड़ रहा है? तनावग्रस्त क्यों लग रहे हैं इतने? अल्लाह, चलें, चलो। फिर लिखो विलय पत्र, एक लाइन लिखेंगे जो हमारे काम की है, क्योंकि यहां पर जनमत संग्रह नहीं है तो कोई लॉजिक नहीं बनता है जनता वगैरह ऐसा लिखने का। जो काम की चीजें नहीं है उनको नहीं लिखें। विलय पत्र लिखो, लिखो पुलिस कार्यवाही के माध्यम से, पुलिस कार्यवाही के माध्यम से, कार्यवाही के माध्यम से, माध्यम से व ऑपरेशन पोलो, याद रखना ऑपरेशन पोलो, अरे हिंदी में लिखना चाह रहा हूं, ऑपरेशन पोलो याद रखिएगा। वह क्या लिखा? पुलिस कार्रवाई के माध्यम से वह ऑपरेशन पोलो के तहत, के तहत। अब यहां दो बातें हैं। क्या है यहां पर? दो बातें। एनसीईआरटी कहती है सितंबर 1948 और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहती है नवंबर 1948। पिछली जो सब इंस्पेक्टर हुई शायद उसमें यही प्रश्न था, इसमें से कोई सितंबर या नवंबर वाला, उसमें से उसने किसी एक को सही माना है, दूसरा ऑप्शन में था नहीं एक्चुअली, है ना। तो याद रखना, चाहे सितंबर 1948 दे दे या फिर मान लो ये नहीं हो और नवंबर 1948 दे दे, तो दोनों बातें याद रखना, ठीक है। एनसीईआरटी में सितंबर लिखा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नवंबर 1948 लिखा है। आपको दोनों ही बातें याद रखनी। मान लो एग्जामिनर सितंबर की जगह नवंबर दे दे, नवंबर की जगह सितंबर दे दे, देगा तो कोई एक ही ऑप्शन में, दोनों तो नहीं देगा, है ना। ये याद रखिएगा ऑपरेशन पोलो के तहत। क्लियर है क्या? यहां तक का मामला ठीक है? तीनों चीजें क्लियर है? तो ऑपरेशन पोलो के तहत हमने हैदराबाद को भारत में मिला लिया। क्लियर है? जम्मू कश्मीर को हमने मिलाया किसके आधार पर? कूटनीति, है ना। कब? तारीख याद, तारीख एक में ही लिखवाई ना, तारीख सॉरी 2 में लिखवाई होगी, 26 अक्टूबर 1947, और जूनागढ़ 20 फरवरी 1948, और हैदराबाद सितंबर या नवंबर 1948, मतलब 2 तो 1948 में और 1 1947 में। क्लियर है ये वाली बात? यहां तक मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की? नहीं? चलो बाकी पढ़ेंगे कल, समय हो गया आज का अपना, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। कल पढ़कर आइएगा, आगे वाली बातें और करेंगे कुछ, ठीक है। चलो।